वेलकम वेलकम वेलकम। आज बार्सिलोना से रिलेटेड काफी सारी पॉजिटिव अपडेट्स हैं दोस्तों आपके साथ शेयर करने के लिए। फ्रैंकी डियोंग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल से रिलेटेड एक पॉजिटिव अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में दोस्तों कसाडो के लिए वेस्ट हैम ने कल बिड भेजी है बार्सिलोना के पास, इससे रिलेटेड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बार्सिलोना पाल्मिरास के एक लेफ्ट सेंटर बैक में इंटरेस्टेड है, उसके ऊपर भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड इन दी एंड इस सीजन में आप देख सकते हो कि कुछ मैचेस बार्सिलोना कैंप नो में खेलेगी और कुछ मैचेस मॉन्जुइक में, तो इसके ऊपर भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले दोस्तों, जो मैंने कल रात काली करी है और देखा है मैंने रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना का गेम, उसका मैं रिव्यू आप लोगों को दूंगा और बताऊंगा कि भाई क्या बार्सिलोना और रियल मैड्रिड सेम लेवल पे हैं अगर जो आप पहला गेम देखें तो इस सीजन का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल मैड्रिड का रिव्यू से। कल जिसने भी रियल मैड्रिड को खेलते हुए देखा वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हाई लाइन और हाई प्रेस मेंटेन किया हुआ था पूरे फर्स्ट हाफ में, आई थिंक दैट टेल्स यू कि मैं किस डायरेक्शन में जावी अलोंसो इस टीम को लेके जा रहा है। अगर आप देखो तो ये सिमिलर टू बार्सिलोना हाई लाइन मेंटेन करके चल रहे थे। 35 से 38 मीटर्स अपोजिशन के जो गोल पोस्ट है उससे डिस्टेंस रही होगी अगर बात करी जाए डीन हॉयसेन या फिर मिलिटाओ की। तो दैट टेल्स यू कि कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, कितना ज़्यादा सफोकेट कर के रख रखा था सामने वाले ओसासुना के डिफेंस से लेके अटैक तक हर किसी प्लेयर को। इतना ज़्यादा डेंसली, ऑब्वियसली ओसासुना तो वहाँ पे भाई 6 मैन एट अ बैक खेल रही थी, बट यहाँ पे भाई अटैक भी उसी तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ हो रहा था कि 5 to 6 मैन अटैक भी एक साथ कर रहे थे। विंग्स पे आपके भाई करेराज एंड ट्रेंट ऑब्वियसली, एंड देन आपके एम्बापे, विनीशियस, भाई ब्राहिम डियाज, एंड बीच में आर्दा गुलर भी घुस जा रहे हैं, कभी चूहा में नहीं घुस जा रहे हैं। तो ओवरऑल रियल मैड्रिड ने ओसासुना को भाई फर्स्ट हाफ में, इनफैक्ट पूरे गेम में डोमिनेट करके रखा होता। हार्डली ओसासुना के पास बॉल आ रही थी और जैसे ही आ भी रही थी फटाफट से ये लोग प्रेस करके जीत रहे थे, जस्ट लाइक बार्सिलोना। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है किसका प्रेस, किसका अगर आप बात करें हाई लाइन इफेक्टिव है, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बार्सिलोना से, तो मैं अभी भी ये मेरा ये इंस्टेंस है कि भाई बार्सिलोना ये चीज़ जो कर रही थी वो 1 साल से करती हुई आई है। उनको अपनी गलतियाँ पता है, उनको अपनी कमजोरियाँ पता है, एट द सेम टाइम उनको अपनी स्ट्रेंथ पता है। ऑन दी अदर एंड भाई रियल मैड्रिड अभी ये चीज़ एक्सप्लोर कर रही है, तो उनको डेफिनेटली टाइम लगेगा, 6-7 महीने लग जाएंगे, जिसमें वो कुछ गलतियाँ भी करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे, उससे भी उनको लर्निंग मिलेगी। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली अभी है कि भाई आप ये जो इनकी कच्ची पक्की हाई लाइन है और आप बात करो प्रेसिंग है, वो अभी उसको टाइम लगेगा फुल्ली इवॉल्व होने में। तो इसी रीजन से दोस्तों अगर आप सेकेंड हाफ देखते हो तो उतनी ज़्यादा हाई लाइन फिर उसके बाद रियल मैड्रिड ने मेंटेन नहीं करी सेकेंड हाफ में, और जिसकी वजह से ओसासुना को भी चांसेस बनाने का मौका मिला। ऑल्दो उन्होंने शॉट ऑन टारगेट नहीं ले पाए भाई, एक भी यहाँ पे सेव नहीं किया है कोर्टुआ ने, बट एक दो बार ऐसा लग रहा था कि ओसासुना घुस गई है, बॉल लेके घुस गई। बट अगर आप डिफेंसिवली अगर बात करी जाए ना इस टीम की, आपकी रियल मैड्रिड की टीम की, तो भाई मेरे को लगता है कि आउट ऑफ 4 प्लेयर्स भाई 3 प्लेयर्स वर टॉप नॉच। मिलिटाओ ने काफ़ी अच्छा खेला, आई थिंक डीन हॉयसेन भाई स्टार रहे हैं आपके लिए रियल मैड्रिड के लिए। जिस तरीके के उनके वो स्टैट है, 17 पासेस में से 16 पासेस उन्होंने कंप्लीट किए, लॉन्ग पासेस की बात हो रही है यहाँ पे। एंड देन करेराज भी बहुत बढ़िया खेला। ऑन द अदर हैंड ट्रेंट का डेफिनेटली थोड़ा सा डिफेंसिवली लैग करा, एक दो मोमेंट ऐसे आ गए थे जहां पे रियल मैड्रिड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में पहुंच गई थी बिकॉज ऑफ ट्रेंट। बट ये डिफेंस लाइन है, कभी भी इन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि भाई रियल मैड्रिड कहीं पे, जिस तरीके से पिछले सीजन में हमने देखा एक्सपोज हो रही थी, वर्ल्ड कप में देखा आपने, क्लब वर्ल्ड कप में कितना ईजिली एक्सपोज हो रही थी, इस गेम में भाई कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि ओसासुना के भाई अरे गिरे नत्थु गिरे अटैकर्स थे, भाई अच्छे खासे अटैकर्स थे, उनके पास बुद्धमीर था भाई, एक दो और फास्ट लड़के थे यंग, और अच्छा ट्राई भी कर रहे थे लोग, बट नहीं चांसेस बनाने दिया जा रहा था यहाँ पर रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स के द्वारा। आप अटैक की बात करेंगे तो भाई एम्बापे बहुत अच्छा, ऑब्वियसली भाई काफ़ी अच्छा खेला था बॉक्स में, बस पता नहीं बस उसकी क्या दिक्कत थी कि बॉक्स में नहीं रह रहा है बिकॉज ऑफ, अगर आप देखो उसको 9 का रोल दिया गया है तो भाई वो 9 वाला रोल प्रॉपरली नहीं कर रहा है। बट ये आई बिलीव सो भाई ये चीज़ डिस्कस हुई होगी डेफिनेटली विथ आपका जावी अलोंसो, और कहीं ना कहीं उसको बोला गया होगा या फिर उसने खुद ही बोला होगा मेरा नेचुरल गेम थोड़ा बाहर से जब मैं अंदर आता हूँ तो वो होता है, तो शायद से यहाँ पे अलाउ किया गया होगा। जब जैसे ही आपके देखा आपने भाई कि गुंजालो गार्सिया आते हैं तो भाई वहाँ पे कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट 9 वाला रोल खेलने लगते हैं और थोड़ा सा रियल मैड्रिड थोड़ा और डेंजरस दिखना शुरू हो जाती है। बट अगर आप बोलें सबसे कमज़ोर कड़ी इस टीम में क्या है, वो अभी भी इनकी मिडफील्ड है। देखो इस मिडफील्ड ने की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा अटैक भी नहीं बना पा रहे थे जब इनके पास पोजीशन था फर्स्ट हाफ में, जब ये प्रेस कर रहे थे विथ हाई लाइन, तो मिडफील्ड जो थी इनकी वो लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं निकाल पा रही थी। एम्बापे के लिए, विनीशियस के लिए नहीं निकाल पा रहे थे। जो पासेस निकाल भी रहे थे वो आई थिंक विनीशियस और एम्बापे ही थे। कुछ क्रूशियल पासेस निकालने का उन्होंने ट्राई किया ऑन द ग्राउंड वाले,
बट इसके सिवाय आई थिंक मिडफील्ड में से तो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं रहा होगा जिसने कि वो पासेस निकाल दिए हों। खैर दोस्तों, आपने ऑलरेडी रिव्यूज काफी सारे देख लिए होंगे, तो ज्यादा इस चीज पे हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं मस्तनतानो, जो इस गेम का हाईलाइट था और आई थिंक हर कोई देखना चाहता था कि मस्तनतानो किस तरीके से खेलता है। तो ऐसे में भाई जो मुझे कल मस्तनतानो का गेम दिखा, ऑब्वियसली यार 15-20 मिनट में आप जज नहीं कर सकते कि किस तरीके का प्लेयर है, 1-1.5 महीने खेलेगा तो आपको अंदाजा लगेगा। बट कल एक दो चीज़ें जो समझ में आ गई कि बंदा जो है क्विक विथ फीट है, फटाफट से उसके जो टर्न्स है बहुत बहुत छोटे रेडियस के टर्न्स हैं, तो बहुत इजीली टर्न कर जाता है। लाइट बॉडी है भाई, लाइट फ्रेम है उसका, तो भाई मुझे लगता है कि वो चीज़ उसको हेल्प कर रही है इस चीज़ में। ऑन द बॉल बहुत अच्छा है। अगर आप बात करो लिंकअप विथ अदर टीम प्लेयर्स, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और जितना कम टाइम उसको मिला इनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए, आई थिंक भाई काफ़ी अच्छा कर रहा है एज इफ नाउ। तो दोस्तों ये 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी मस्तनतानो के बारे में, बाकी चीज़ें हम लोग डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड चीज़ दोस्तों, पेनल्टी थी नहीं थी, आई बिलीव सो, वो जो टैकल था वो बहुत ही वाहियात टैकल था। आप भाई किस तरीके से किसी प्लेयर को, अगर आप शॉट ब्लॉक करना चाहते हो तो आप साइड से टैकल करो ना, उसके पीछे पीछे जाके आप स्लाइड कर जाओगे तो उसके पाँव पे तो लगेगी ही लगेगी। अब लोग बोल रहे हैं उसमें कूदा नहीं कूदा, भाई एम्बापे ने बॉल को रोका और उसके बाद उसने टैकल से बचने के लिए जंप किया, तो जंप करने के बाद कहाँ गिरेगा वो, उसके पाँव पे ही तो गिरेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई फाउल डेफिनेटली था, यहाँ पे बेटर कर सकता था डिफेंडर, थोड़ा साइड से वो ब्लॉक करने का ट्राई करता, वो ज़्यादा बेटर रहता। बट लेट्स सी दोस्तों, यहाँ पे क्या ही हो सकता है, राइट। तो ओवरऑल मेरा यही है कि भाई रियल मैड्रिड डेफिनेटली उतनी अच्छी दिखी नहीं कल के गेम में जिस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे, बट उन्होंने मोर और लेस अपनी पिछले सीजन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। एक बस उनकी प्रॉब्लम रह रही है कि मिडफील्ड में उनको एक प्ले मेकर चाहिए ही चाहिए। अभी वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है आपके डीन हॉयसन पे, एट द सेम टाइम अगर आप बात करो आपके आर्दा गुलर पे एंड देन ट्रेंट पे, इन 3 क्रिएटिव प्लेयर्स के सिवाय 1-2 प्लेयर्स और चाहिए जो कि बॉल बनाना और रोटेट करना अच्छे से जानते हो। तो लेट्स होप सो दोस्तों रियल मैड्रिड का बोर्ड यहाँ पे किसी की साइनिंग नहीं करे, सो दैट बार्सिलोना के मजे हो जाए इस सीजन में। अब मूव ऑन करते हैं बार्सिलोना अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट दोस्तों फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड आ रही है, जो कि है उसने अपने एजेंट, पुराना जो एजेंट है अली, उसके साथ फाइनली जो भी रिश्ते नाते थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म कर दिया। ऑफिशियली सब कुछ खत्म हो चुका है एंड उसने कहीं ना कहीं एक डच एजेंट भी हायर कर लिया है, जिसने ऑलरेडी एक मीटिंग विथ डेको शेड्यूल करी है, जिसमें वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। एट द सेम टाइम फ्रैंकी डियोंग का जो नया कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन वाली बातें चल रही है उससे रिलेटेड डिस्कशन करेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट, कल हम लोग स्ट्रीम पे बात कर रहे थे कि भाई अगर फ्रैंकी डियोंग डिले करेंगे ज़्यादा तो हमारे जो नए प्लेयर्स हैं वो रजिस्टर भी नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ गई है, आई होप सो ये जल्दी से जल्दी निपट जाए, हफ्ते भर के अंदर ये चीज़ निपट जाए, एटलीस्ट भाई 31 से पहले पहले इस अपडेट जो भी रिन्यूअल है वो निपट जाए। तो यहाँ पे भाई अच्छी न्यूज़ है डेफिनेटली फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड। बट यहाँ पे अगली अपडेट जो आ रही है वो कसाडो से रिलेटेड। वेस्ट हैम ने एक प्रॉपर बिड भेजी थी, कल हमने डिस्कशन किया था कि इंटरेस्टेड थे वेस्ट हैम एंड वुल्व्स, आपकी इंटरेस्टेड थी, साथ में बेटिस भी इंटरेस्टेड थी। बट एक प्रॉपर बिड आई यहाँ पे सुनने में आ रहा है वेस्ट हैम की। अभी तक अमाउंट, जो बिड अमाउंट है वो क्लियर नहीं है, अभी तक शेयर नहीं करी गई है। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या रहा है बार्सिलोना का वो भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। बट अगर मैं आपको साफ सीधे से बता दूं तो प्लेयर यानी कि कसाडो छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, क्लब भी एट द सेम टाइम समझते हैं कि भाई हम लोग विदाउट उसकी मर्जी के उसको ज़बरदस्ती हम लोग भेज नहीं सकते। तो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लैरिटी दिख रही है कि भाई ये बिड तो आई है बट ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होने वाली। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जो है वो है रिलेटेड टू कैंप नु एंड मॉन्जुइक। यहाँ पे बार्सिलोना डबल माइंडेड हो रही है। उन्होंने थोड़ी मैथ्स कैलकुलेशन किया, कैलकुलेटर लेके बैठे कि भाई कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा अगर हम लोग चैंपियंस लीग भी कैंप नु में कराते हैं, और उन्होंने देखा एक बड़ा नंबर है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग मॉन्जुइक में एक चैंपियंस लीग के लीग फेस कराया जाए और वहाँ से जो पैसा कमाया जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा कैंप नु से। तो ऐसे में एक डिसीजन यहाँ पे बोर्ड ले सकता है कि जितने भी लालिगा के मैचेस होंगे वो कैंप नु में होंगे आपके 27,000 की कैपेसिटी के साथ। एंड अगर आप देखें तो चैंपियंस लीग के लिए बोर्ड ये डिसाइड कर सकता है कि वो मॉन्जुइक में कराएंगे, जो कि समवेयर अराउंड 44,000 की कैपेसिटी वहाँ पे है, और उसमें कहीं ना कहीं वो एक रेवेन्यू ज़्यादा कमा पाएंगे। आपको पता ही है कि भाई यूरोपियन जो टिकट्स होती हैं, यूरोपियन मैचेस की जो टिकट्स होती हैं वो ज़्यादा महंगी होती हैं। एट द सेम टाइम क्राउड भी ज़्यादा आता है, फुल रहेगा स्टेडियम मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो ऐसे में
बार्सिलोना थोड़ा सोच रही है इस बारे में और उन्होंने ये डिसीजन अभी रिसेंट टाइम में ले लेंगे, बिकॉज 28 तक तो हमें कंफर्म करके देना है कि हमें मॉन्जुइक में खेलना है फिर कैंप नो में खेलना है। सो ये डिसीजन एक बार को आ सकता है दोस्तों, तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। एक फाइनल अपडेट आ रही है दोस्तों, जहां पे बार्सिलोना एक नए लड़के में इंटरेस्टेड है जो कि लेफ्ट सेंटर बैक खेलता है पाल्मेरास के लिए। लंबा लड़का है भाई, लंबा, बहुत लंबा है दोस्तों, बहुत लंबा, 197 मीटर, 1.97 मीटर ऑब्वियसली दोस्तों, 6.46 बनती है उसकी हाइट, काफ़ी टॉल है। आई थिंक अगर आ जाता है तो इससे ज़्यादा टॉल हमारी टीम में कोई नहीं है। अगर आप बात करो बर्नाल की, आप बात करो जोआन गार्सिया की, तो ये सारे उसके सामने थोड़े छोटे होंगे। बंदे का नाम है लुइस बेंदेत्ती। इसमें काफ़ी सारे क्लब्स भी इंटरेस्टेड है, आर्सेनल भी इसमें इंटरेस्टेड है। अगर इसकी आप ट्रांसफर फी देखो जो क्लब ने सेट करी है वो है 10 मिलियन की। मैं इसकी कंपाइलेशन देख रहा था तो ऐसा तो मुझे भाई बहुत क्रेजी लेवल का प्लेयर नहीं लगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ रही कि अगर हम लोग लेके भी आते हैं तो ये एज अ बैकअप ऑप्शन होगा, जो भी हमारा प्रिफर्ड ऑप्शन रहेगा उसका। एंड एट द सेम टाइम इसको हम लोग बारसा एथलेटिक में खिला सकते हैं। रजिस्टर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज अभी रूनी बार्जी से रिलेटेड एक चैलेंजेस तो बार्सिलोना के सामने आ ही गए थे कि उसको हम रजिस्टर करना चाहते थे। ला लीगा ने बोला कि भाई मत करो, फंस जाओगे, ठीक है, बहुत बुरे फंसोगे, ऐसे करके बोला उन्होंने कि अब अगर यहाँ पे 10 मिलियन का हम प्लेयर लेके आते हैं तो क्या क्या यहाँ पे श्योरिटी है कि ला लीगा अलाउ करेगी हमको, या फिर भाई हमको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या हम लोग ये साइनिंग एक्चुअली कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर ऑडिट में अगर हम लोग थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रह गए तो हम लोग भाई शायद से रजिस्टर नहीं कर पाए इसको साइन करने के बाद। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। बट यहाँ पे इंटरेस्ट जरूर बार्सिलोना ने दिखाया, जैसे कि उन्होंने 2-3 काफ़ी सारे प्लेयर्स पे भी दिखाया था ऑलरेडी। तो अभी के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सब्बा केयर, अनुपम केयर, बाय बाय।